जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी की 12वीं क्लास वाली जो हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री वाली सीरीज़ चल रही थी बिपिन चंद्र जी वाली, तो ये उसका पार्ट नंबर 11 है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे आज दक्षिण में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच टकराव। फ्रांसीसी अलग शक्ति थे और अंग्रेज अलग, ब्रिटिश लोग अलग थे, तो उन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो उससे रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे इस 11th लेक्चर में। इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने देखा कि किस तरह ब्रिटिश लोगों ने वहाँ के जो लोकल समुदाय थे, लोकल राजा सामंत वगैरह ये लोग थे, इनकी आपसी फूट का फ़ायदा उठाया और उसके बाद उन पर अटैक करके उन पर सब पर कब्जा कर लिया। किसी से कुछ संधि साइन करवाई, किसी से कुछ संधि साइन करवाई। तो हमने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1599 में इसकी शुरुआत होती है। 1600 में इसको चार्टर मिलता है एलिजाबेथ के द्वारा और 1608 में ये अपनी पहली कंपनी सूरत के अंदर पहली फैक्ट्री लगाने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एक कैप्टन हॉकिंग्स थे जिनको महारानी ने इसके जहांगीर के दरबार में भेजा था, इसको कैप्टन हॉकिंग्स को। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंग्स जो है काफ़ी हद तक दोस्ती की इसने मुग़ल या शाही दरबार, शाही आज्ञा लेने के जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंग्स को भेजा था। अब इसमें क्या हुआ कि ये पूरी तरह शाही फरमान लेने में तो सफल रहे, लेकिन पूरा मुग़ल साम्राज्य जहाँ जहाँ तक फैला था उस पूरे इलाके में इनको परमिशन नहीं मिल पाई व्यापार करने की। तो शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट जो था उसको अनेक जगहों पर अंग्रेजी कंपनी फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मिली, लेकिन पूरी तरह नहीं मिल पाई। उसके बाद कैप्टन हॉकिंग्स के बाद 1615 में जो उनका दूत था सर टॉमस रॉ वो आया। अब उसके आने के बाद में जो शाही फरमान मिला जहांगीर के द्वारा, उसमें पूरे इलाके में इनको फैक्ट्री खोलने का अधिकार मिल गया था, सभी भागों में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जब अंग्रेज़ फैक्ट्रियाँ जगह जगह खुलने लग गई, फिर उसके जब सभी जगह खुलने लगी तो इसमें अगला टॉपिक आया कि व्यापारिक प्रभाव का विस्तार। जब मुग़ल साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों में इनकी कंपनियां खुलने लग गई तो इन्होंने फिर इनका मतलब विस्तार हो गया बहुत ज़्यादा, इनका व्यवसाय बढ़िया चलने लगा। फिर ये मतलब तानाशाही टाइप की करने लगे, अपनी मनमानी चलाने लगे। मुग़ल लोग समझ चुके थे कि हाँ भाई ये अब अंग्रेज़ जो है ठीक हिसाब किताब नहीं है इनका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, खैर इनको अंग्रेज़ों को उस समय जब 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी, उससे पहले अंग्रेज़ लोग 1707 में औरंगज़ेब से भिड़ बैठे थे। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया, उन्होंने सोचा कि जो मुग़ल साम्राज्य है वो हल्का फुल्का सा ही है और वो भिड़ गए। औरंगज़ेब ने इनको लेटा लेटा के मारा। उसके बाद में फिर ये आए हाथ पैर जोड़ते हुए कि साहब माफ़ कर दो, गलती हो गई है, वो फलाना ढेमकना। फिर इन्होंने फिर से इजाज़त मांगी। अब औरंगज़ेब तो मतलब उसने माफ़ कर दिया। वैसे तो सुना है काफ़ी क्रूर था, पता नहीं उसने इनको क्यों माफ़ कर दिया। अब उसने इनको माफ़ कर दिया और अब वही एक डिसीज़न था माफ़ करने का। कारण भी थे उसके, क्योंकि अंग्रेज़ लोग समुद्र की शक्ति अंग्रेज़ों की बहुत ताकतवर थी। ठीक है, और जिसका समुद्र पे कब्जा है उसका मतलब उसका हर तरह के व्यापार पे कब्जा है। तो हमने अब तक यही चीज़ें पढ़ी कि औरंगज़ेब के समय पर अंग्रेज़ों ने अटैक किया और अंग्रेज़ हार गए थे। फिर अंग्रेज़ गए माफ़ी मांगने के लिए। खैर बहरहाल दक्षिण में अंग्रेज़ों का और फ्रांसीसियों के बीच टकराव। चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, अरे वाह बारिश पड़ गई भी तकड़ी। चलिए, नए नए क्षेत्र और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षा 17वीं सदी के अंत में औरंगज़ेब के हाथों धूल चाटने लगी थी। औरंगज़ेब ने तो इनको हरा दिया था और बहुत बुरा हराया। ये फिर समझ गए कि हाँ बेटे यहाँ दाल निकलने वाली है। ये गए हाथ पर जोड़ दे, साहब बचा लो, साहब माफ़ कर दो। ठीक है, तो ये समझ गए कि भाई यहाँ तो दाल ना गलने वाली है। उसके बाद देखा कि 1740 के दशक में दोबारा उभरने लगी। 1740 औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। 1740 में दोबारा उभरने लगी। इनको दिख गया कि हाँ ये अब तो औरंगज़ेब तो गया, अब ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो यही सही मौका है, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। इन्होंने वही चीज़, मुग़ल साम्राज्य का पतन कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा था। नादिर शाह के हमले के बाद केंद्रीय सत्ता का पतन खुलकर सामने आ गया। नादिर शाह ने बहुत इधर मतलब औरंगज़ेब के मरने के बाद मुग़ल साम्राज्य पे नादिर शाह ने अटैक करा था और सब कुछ लूट के ले गया था। ये जो कोहिनूर हीरा था वो भी लूट के ले गया था। लेकिन पश्चिमी भारत में विदेशी घुसपैठ की बहुत गुंजाइश न थी। जो पश्चिमी भारत है वहाँ पर विदेशी घुसपैठ की कुछ खास गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वहाँ शक्तिशाली मराठों का प्रभुत्व था। उधर मराठा भी बहुत शक्तिशाली हो गए थे, मतलब सिखों के बाद मराठा बहुत शक्तिशाली हुए। उधर आपने देखा महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उनके
कार्यकाल में सिख बहुत शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। अब उधर मराठा का प्रभुत्व था। पूर्वी भारत में अलीवर्दी खान ने कड़ा नियंत्रण कायम कर रखा था पूर्वी भारत में, लेकिन दक्षिणी भारत में परिस्थितियां विदेशी दुस्साहसकारियों के लिए धीरे धीरे अनुकूल होती जा रही थी। वहां औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई और 1748 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मौत के बाद उसका मजबूत शासन भी नहीं रह गया था। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ये मर गए, इनका फिर जो उसका मजबूत शासन चल रहा था वो भी नहीं रहा। इसके अलावा जो चौथ वसूलने के लिए मराठा सरदार हैदराबाद और दक्षिण के दूसरे भागों पर लगातार हमले करते रहते थे। इन हमलों के कारण राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चित हो गईं। वही सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार काट मचा रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अनिश्चित स्थितियां पैदा हो गई और अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वहाँ का जो प्रशासन है वो नष्ट हो गया। कर्नाटक में गद्दी के लिए भाई भाई से लड़ रहा था। अरे उठ जा भाई, क्यों? अच्छा ठीक है, भाई भाई से लड़ रहा था। इन परिस्थितियों में विदेशियों को अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाने और दक्षिण भारतीय राज्यों के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली। जब भाई भाई से लड़ने लग जाएंगे, आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे, तो बाहर के लोग जो आक्रमणकारी हैं उनको तो प्लस पॉइंट होएगा ना उनके लिए, तो वो तो अटैक करेंगे और सब लूट लेंगे। लेकिन व्यापारिक और राजनीतिक दावे सामने रखने में अंग्रेज अकेले न थे। जो व्यापार राजनीतिक दावे अंग्रेजों ने तो सामने रखे ही रखे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। वे 17वीं सदी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को नष्ट कर चुके थे। अंग्रेज लोग, पुर्तगाली भी चले गए थे, पुर्तगाल पूरी तरह नहीं गए थे, गोवा वगैरह साइड में पुर्तगालियों को कब्जा रहा और बाद तक रहा, भारत के आज़ाद होने के बाद में भी रहा था। भारतीयों ने भगाया फिर उनको, और डचों को तो खैर उन्होंने ख़त्म कर ही दिया था। पर फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो गया। अब फ्रांस वालों ने इनकी जो हालत ख़राब करी है। फ्रांस में एक थे डुप्ले नाम से वो सेनापति, उसने भाई साहब अंग्रेजों के कहते हैं ना, नाको चने चने चबा दिए, नाको तले चने चबा दिए वो वाली हालत कर दी थी अंग्रेजों की। वर्ष 1744 से 1763 के बीच, 1744 से 63, अर्थात लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार, संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच भयानक युद्ध होते रहे। यार बारिश का शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लेना। मैं भी बहुत तेज़ नहीं बोल सकता हूँ, मैं अभी यहाँ बाहर हूँ साइट पे, तो थोड़ा सा और पढ़ाते हैं, इसके बाद में देखेंगे जब बारिश बंद हो जाएगी तब मैं क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर में और पांडिचेरी में उसने एक मजबूत स्थिति बना ली। पांडिचेरी को पूरी तरह किलाबंद किया गया था। पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के बंदरगाहों में फ्रांसीसी कंपनी की कुछ और फैक्ट्रियां भी थीं। देखो, फ्रांसीसी कंपनी जो थी इसकी शुरुआत हुई थी 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में इसने अपनी कंपनी की स्थापना करी। अब आप याद करो, जो अंग्रेज़ों की थी वो तो 1599 में बनी थी, ठीक है। 1599 में अंग्रेज़ों की बनी, 1600 में उसको चार्टर मिला, 1608 में पहली फैक्ट्री लगी थी सूरत के अंदर, ठीक। इनकी 1664, कितने साल बाद, लगभग 48-49 साल बाद ये लोग आए। इन्होंने भाई बहुत हालत ख़राब करी अंग्रेज़ों की। 1664 में पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास लगा दी, चंद्रनगर में, पांडिचेरी में लगा दी इन्होंने। अब वहाँ इन्होंने ऐसा नहीं किया कि इनकी स्थिति कमज़ोर थी और ये कमज़ोर स्थिति को देश में 4-5 जगह बांटते रहे, नहीं। इनकी स्थिति जो इन्होंने जहाँ एक जगह लगाई, पहले वहाँ अपनी स्थिति मजबूत बनाई कि हम भले ही यहाँ नहीं लड़ सकते, लेकिन यहाँ जो हमसे भिड़ना आएगा हम उसको सबक सिखा देंगे। तो इन्होंने पहले चंद्रनगर और पांडिचेरी वगैरह में लगे। वहाँ जब इनकी स्थिति मजबूत हो गई, मजबूत स्थिति, उसके बाद में पांडिचेरी को तो इन्होंने किलाबंद कर दिया पूरी तरह से। फिर पूर्वी और पश्चिमी तटों के बंदरगाहों में इन्होंने कुछ और फैक्ट्रियाँ पूर्वी पश्चिमी तटों के बंदरगाह पर लगा दी, ठीक है। हिंद महासागर में मॉरिशस और रियूनियन के द्वीपों पर भी कब्जा कर रखा था इन्होंने। हिंद महासागर के मॉरिशस पर भी कब्जा हो गया, रियूनियन पर भी कब्जा हो गया, पूर्वी पश्चिमी तटों पर भी लगा दी इन्होंने, और पांडिचेरी चंद्रनगर में भी लगा दी इन्होंने कलकत्ता के। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी। मतलब
ये वाली जो कंपनी थी इसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। अब उस पर निर्भर थी जो अनुदान, कर्जे और दूसरी सुविधाएं देकर उसकी सहायता करती थी। फलस्वरूप उस क्या हुआ कि उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। और वहीं 1723 के बाद डायरेक्टरों की नियुक्ति करती थी, और कंपनी पर सरकार का यह नियंत्रण उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। आगे चल के हम देखेंगे कि जो ये डुप्ले था, अरे यार कहाँ चला गया, आगे चल के हम देखेंगे एक डुप्ले आया। डुप्ले जो इन लोगों को, अंग्रेज़ लोगों को, जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनको हराया उसने। और उनको हराने के बाद दो तो बड़े बड़े युद्ध हुए जिनमें दोनों में हरा दिया था, संधियां हुई। उनको हराने के बाद में अंग्रेज़ परेशान हो गए। अंग्रेज़ों ने इस डुप्ले की शिकायत कर दी ऊपर फ्रांस की सरकार को। तो फ्रांस की सरकार को कर दी, तो भाई फ्रांस वालों ने इसे बुला लिया अपने वापस कि आ जा भाई, आ जा तू यहाँ आ जा। इसके जगह दूसरे को भेज दिया। और वो जो नया तो हमने देखा कि फ्रांसीसियों के लिए, मतलब जो उस पर सरकार का, ऊपर की जो गवर्नमेंट थी उसका नियंत्रण इसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ इसकी कंपनी के लिए। अब हर चीज़ में वो टांग अड़ाने लगी थी सरकार, तो ये लोग बिजनेस कर ही नहीं पाए। अब देखो उस समय क्या था कि फ्रांस में एक निरंकुश, अर्ध सामंती और अलोकप्रिय सरकार थी, जो भ्रष्टाचार, निकम्मापन और अस्थायित्व की मारी हुई थी। भविष्योन्मुखी न होकर यह सरकार पतित परंपराओं में जकड़ी हुई और आम तौर पर समय की आवश्यकताओं को समझने से दूर थी। इस तरह की सरकार का नियंत्रण कंपनी के हितों के लिए ही घातक सिद्ध हुआ। आगे चल के हम देखेंगे जो मैंने अभी ये बताया डुप्ले के बारे में, तो बहुत घातक सिद्ध हुआ, वास्तविकता है। 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठा। 1742 ईस्वी में यूरोप के अंदर भैया फ्रांस का और इंग्लैंड का भड़क उठा युद्ध, 1742, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। हुआ क्या कि यूरोप का यह इंग्लैंड फ्रांस युद्ध जल्द ही भारत तक पहुंच गया। इट्स लाइक कि मान लीजिए वहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड वाले आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। फ्रांस और इंग्लैंड वाले वहाँ लड़ रहे थे यूरोप के अंदर, ठीक। यूरोप में फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड चल रहा था, ठीक है। और इधर इंडिया के अंदर भी फ्रांसीसी भी अपना व्यापार कर रहे थे, और जो है ये अपने इंग्लैंड वाले भी व्यापार कर रहे थे। अब आप देखो, जब वहाँ यूरोप में ये दोनों लड़ रहे थे, मान लो ये कोई ए है, ये कोई बी है, ठीक है, ये दोनों यूरोप में लड़ रहे हैं। अब इनके दो बच्चे हैं, ए डैश और ये बी डैश, ये दोनों इंडिया में चले गए। तो इंडिया में इनका जब आमना सामना होगा, शुरू शुरू में तो हो सकता है लड़ाई ना करें, लेकिन एक दूसरे पर टॉन्ट तो करेंगे, एक दूसरे कामों में टांग अड़ाएंगे। अब पता चला कि साला वहाँ पर लड़ रहे हैं हम लोगों के फादर साहब, यहाँ पर ये इन दोनों में भी ने भी लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि यूरोप में तो ये दोनों 1742 में लड़ ही रहे थे। अब यूरोप का यह जो इंग्लैंड फ्रांस का जो युद्ध था वो जल्दी भारत भी पहुँच गया, भारत में भी लोग लड़ने लग गए, ठीक है। अब जब भारत पहुंचा और यहाँ दोनों ईस्ट इंडिया कंपनियां टकराने लगी, वर्ष 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड का सामान्य युद्ध समाप्त हो गया था, जो 1748 में। अब क्या हुआ, फिर भी भारत में व्यापार और क्षेत्रीय अधिकार की प्रतिद्वंदिताएं बनी रहीं। 1748 में ये वाला, 1742 वाला जो यूरोप का युद्ध चल रहा था सामान्य में, वो तो समाप्त हो गया, लेकिन भारत के अंदर इनकी प्रतिद्वंदिताएं चलती रहीं कंटिन्यू। भारत में वैसे लिटरली तो नहीं लड़ रहे थे एक दूसरे के सामने, लट्ठे चाकू बंदूक तोप गोले वोले लेके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन था इनका, वो बना रहा, और इनका फैसला इस पार या उस पार होना ही था। इस समय पौंडीचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले था, ये आ गया डुप्ले, ये पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था, जिसने यह नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधी लाभ लिए जाए थे। तो ये भी कमी नहीं आए, तो भाई फ्रांसीसी भी लूटने के लिए ही थे, ठीक है। इसकी डुप्ले की ही ये नीति थी कि भाई आपसी झगड़े का फ़ायदा उठाओ और एक के खिलाफ दूसरे को लड़वाओ, और उसके बाद में जो है जो जीत जाएगा उससे हम मुद्रा, व्यापार वगैरह क्षेत्र संबंधी हम लाभ उठाएंगे। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए
उसने स्थानीय राजाओं, नवाबों, सरदारों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई डुप्ले ने। हुआ क्या कि इस रणनीति की सफलता में केवल एक ही बात बाधक हो सकती थी, अर्थात भारतीय शासकों द्वारा ऐसी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार। डुप्ले का गोल क्लियर था कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें बाधा क्या बन सकती थी कि भाई हम भारतीय राजाओं में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं वो भारतीय राजा इस हस्तक्षेप को स्वीकार करें या ना करें, ये मेन चीज़ थी। लेकिन भारतीय शासक देशभक्ति की भावना से तो प्रेरित थे ही नहीं। प्रेरित न होकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लाभ की संकुचित भावना से प्रेरित थे। वही हुआ, अपने देशी क्षत्रियों के हिसाब चुकाने के लिए विदेशियों की सहायता मांगने में उन्हें कोई हिचक हुई ही नहीं। वर्ष 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई। 1748 की बात चल रही है, 1742 से 1748 तक वो युद्ध चला था, यूरोप वाला, फ्रांस और इंग्लैंड का। और 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिला। कर्नाटक में चांदा साहब ने नवाब अनराउद्दीन, तो कर्नाटक में चांदा साहब ने नवाब अनराउद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया और हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जाह के मरने पर उनके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। मतलब बाप बेटे ही आपस में लड़ने लग गए, गृह युद्ध छिड़ गया। अब इस स्थिति का फ़ायदा जो है डुप्ले ने उठा लिया। डुप्ले ने क्या किया होगा, या इन दोनों में से किसी एक का साथ दे दिया होगा और उधर जो है कर्नाटक वाले इलाके में साथ दे दिया होगा, ठीक है। तो उठाया और चांदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से इस बात का गुप्त समझौता कर लिया कि वह अपने प्रशिक्षित फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों द्वारा उनकी सहायता करेगा। वर्ष 1749 में इन तीन सहयोगियों ने अंबुर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला, अपने ही भाई बंधुओं को मरवा दिया, ठीक है। 1749 में अंबुर का युद्ध हुआ था, अनवरुद्दीन को मार डाला। उसका बेटा मोहम्मद अली त्रिचुरापल्ली भाग गया। शेष कर्नाटक चांदा साहब के अधिकार में आ गया और उसने पुरस्कार रूप फ्रांसीसियों को पुंडुचेरी के निकट 80 गांव दे दिए। 80 गांव पुरस्कार में दे दिए। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहे। नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग निजाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बन गया। नए निजाम ने पौंडीचेरी के निकट जमीनें और मसूलीपट्टम की प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार में दे दी। उसने कंपनी को 5 लाख रुपए और उनकी सेनाओं को भी 5 लाख रुपए दिए। डुप्ले को 20 लाख रुपए के साथ एक जागीर भी मिली जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। क्या बात है, डुप्ले ने बढ़िया खेल दिया। इसके अलावा क्या हुआ कि इसके अलावा जो पूर्वी तट पर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र था, मुगल क्षेत्र, उसका उसे ऑनरेरी गवर्नर भी बना दिया गया डुप्ले को। आप देख रहे हैं, जो पूर्वी तट था, पूर्वी तट में कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो मुगल क्षेत्र था, उस पूरे का इसे ऑनरेरी गवर्नर बना दिया गया डुप्ले ने अपने सर्वश्रेष्ठ अफसर बुसी को फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी के साथ हैदराबाद में नियुक्त कर दिया। दिखावे के लिए इस नियुक्ति का उद्देश्य था शत्रुओं से निजाम की रक्षा करना, पर वास्तव में तो यह उसके दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव बनाए रखने के लिए था। डुप्ले की ये नीति डुप्ले के तो हित में रही, फ्रांस के कंपनी के हित में रही, लेकिन भारतीयों के लिए घातक सिद्ध हुई। बेसिकली डुप्ले की नीति का हितकारी होना डुप्ले के लिए भारतीय लोगों के अंदर जो फूट डली हुई थी उसी का एक बेहतर परिणाम था, जिसका डुप्ले ने खूब जमकर फ़ायदा उठाया। जब मुजफ्फर जंग जो था वो अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहा था, तब एक दुर्घटना में वह मारा गया। बुसी ने फौरन निजाम उल मुल्क के तीसरे बेटे सलाबत जंग को गद्दी पर बिठा दिया। भाई मुजफ्फर जंग तो मारा गया दुर्घटना में, फिर बुसी ने जो है निजाम उल मुल्क का तीसरा बेटा था सलाबत जंग, उसे बिठा दिया। बदले में नए निजाम ने फ्रांसीसियों को आंध्रा का वह क्षेत्र पुरस्कार में दे दिया जिसे उत्तरी सरकार का कहा जाता था। उत्तरी सरकार, आप देख रहे हैं,
मतलब कि फ्रांस और इंग्लैंड की पॉलिसी सेम ही रही भारतीयों को हड़पने और लूटने की। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे, धीरे धीरे नहीं बहुत तेज़ी से सारे इलाके फ्रांसीसियों के पास जाने लगे। फ्रांसीसियों को आंध्र का पहल क्षेत्र दे दिया जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता था। इसमें 4 जिले मुस्तफ़ानगर, एल्लोर, राजामुंद्री और चिकाकोल शामिल थे। उत्तरी सरकार में कौन कौन से थे? मुस्तफ़ानगर, एल्लोर, राजामुंद्री और चिकाकोल। दक्षिण भारत में अब फ्रांसीसियों की शक्ति चरम सीमा पर थी। डुप्ले की योजनाओं को आशा से भी अधिक सफलता मिली। वही हुआ। क्यों सफलता मिली? क्योंकि भारतीय लोग आपस में लड़ रहे थे ना, इसलिए। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से आरंभ किया था और अब अंत में उनको अपना आश्रित बना लिया। लेकिन अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदी की सफलताओं को खामोश बैठे नहीं देख रहे थे। फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के लिए और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वे नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। वर्ष 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी ताकत लगा दी और लगा देने का निश्चय किया। नौजवान रॉबर्ट क्लाइव तब कंपनी की सेवा में एक क्लर्क था एक कंपनी की सेवा में। उसने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर हमला करके तिरुचिरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जा सकता है। यह प्रस्ताव मान लिया गया। बताओ, एक क्लर्क का प्रस्ताव जो है इन्होंने फाइनली मान लिया। तब क्या हुआ कि क्लाइव ने केवल 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर अरकाट पर हमला किया और उसे जीत भी लिया। क्या बात है, अरकाट पर हमला कर जीत हुई। जैसे कि आशा थी, चांदा साहिब और फ्रांसीसियों ने मजबूर होकर तिरुचिरापल्ली का घेरा उठा लिया। फ्रांसीसी सेनाओं की कई बार हार हुई। अब फ्रांसीसियों का सतारा डूब रहा था क्योंकि उनकी सेना और उनके जनरल अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे थे। अंत में भारतीय युद्ध के भारी खर्चों से परेशान होकर अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता आरंभ किया और 1754 में उसने अंग्रेज की यह मांग मान ली कि भारत से डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। डुप्ले को वापस बुला लिया भारत से। यह बात भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। दोनों कंपनियों का यह अस्थायी समझौता था। 1754 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों की बात मान ली थी। अब ये समझौता हुआ, ये एक अस्थायी समझौता था। 1756 में ही टूट गया। इस बार किसकी वजह से? अंग्रेजों ने तोड़ा होगा। जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। युद्ध के एकदम आरंभ में ही अंग्रेज बंगाल पर नियंत्रण करने में सफल रहे। इसका वर्णन इसी अध्याय में आगे किया जाएगा। मतलब जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध छिड़ा था 1756 में, जब वो ट्रीटी टूट गई, ठीक है, तो शुरू में ही जो है अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। इस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों के लिए कुछ बचा ही नहीं। बंगाल की अथाह संपत्ति ने युद्ध का पलड़ा अंग्रेजों के पक्ष में झुका दिया। बंगाल शुरू से ही काफ़ी धन संपदा का धनी रहा है और बंगाल पे जिसका कब्जा था उसका, ये समझ लो, अधिकांश भारत पे उसका कब्जा था। इस युद्ध की निर्णायक मुठभेड़ 22 जनवरी 1760 को वॉन्डिवॉश में हुई, जब अंग्रेज जनरल आयरकूट ने लल्ली को हरा दिया। एक साल के अंदर अंदर भारत में फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ जाता रहा। युद्ध का अंत 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ। पेरिस में समझौता हुआ था 1763 में। किस किस के बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। वॉन्डिवॉश का युद्ध जो हुआ था उसका। इसके अनुसार क्या हुआ कि फ्रांसीसियों को भारत में स्थित उसकी सारी फैक्ट्रियां लौटा दी गईं, पर अब वे उसकी किलाबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। अब वे केवल व्यापार केंद्रों के रूप में ही काम कर सकती थी। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांसीसियों को भारत में अंग्रेजों का संरक्षण में रहना था। दूसरी ओर अंग्रेज हिंद महासागर पर छा चुके थे। अंग्रेज भाई इतने में तो हिंद महासागर पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया। सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को एक एक करके हराने के बाद अब वे भारत विजय के काम में लग गए। तो आपने देखा कि अंग्रेजों ने सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हरा दिया एक एक करके। उसके बाद वो भारत विजय के काम में लग गए थे। यूरोपियों को तो उन्होंने धूल चटाई दी थी सबको।
तो फ्रांसीसियों और उनके भारतीय सहयोगियों के साथ अपने युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण और बहुमूल्य पाठ सीखे। पहला तो ये था कि वे देश में राष्ट्रवादी भावना के अभाव के कारण ही वे भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकते थे। दूसरा था कि जी जो पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित यूरोपीय या भारतीय पैदल सेना आधुनिक अस्त्रों से लैस होकर और तोप खाने का सहारा लेकर पुरानी तर्ज वाली भारतीय सेनाओं को घमासान युद्धों में आसानी से हरा सकती थी। जैसा कि हमने पढ़ा पहले भी और हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारतीय लोग अपना आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। दूसरा, उनकी जो सेनाएं थी, उनके पास जो युद्ध के सामान थे, युद्ध सामग्री थी, वो पुरानी थी, वो डेवलप्ड नहीं थी, वो मॉडिफाइड नहीं थी। जबकि अंग्रेज सैनिक, यूरोपीय सैनिक जो थे वो अपने आप को मॉडिफाई कर चुके। तीसरा, यह सिद्ध हो गया कि यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित और हथियारबंद भारतीय सैनिक यूरोपीय सैनिक जैसा ही अच्छा सैनिक बन सकता था। जो भारतीय सैनिक था वो यूरोपीय सैनिक जैसा अच्छा सैनिक बन सकता था, लेकिन यूरोपीय तर्ज पर। जब वो बनना चाहे, अगर वो छोड़ दे कि मुझे तो ट्रेडिशनल ही चलना है, तो नहीं बन सकेगा। और चूंकि भारतीय सैनिकों में भी राष्ट्रवादी भावना का अभाव था, इसलिए जो भी उसे अच्छा पैसा दे वह उन्हें अपनी सेवा में रख सकता था। अंग्रेजों ने अब अंग्रेज अफसरों की देखभाल में सिपाही कहे जाने वाले भारतीय सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना बनाना आरंभ कर दिया था। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को ही अपने साथ मिलाना स्टार्ट कर दिया, सिपाही का इस सेना को अपना प्रधान साधन बनाकर और भारतीय व्यापार क्षेत्रों के बेपनाह साधनों को अपने अधिकार में लाकर अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धों और क्षेत्रीय प्रसार के एक नए युग में कदम रखा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अंग्रेजों का पूरी तरह से आधिपत्य हो चुका था, कब्जा। उन्होंने क्या काम किया कि जो भारतीय सैनिक थे, बेसिकली उन्होंने क्या किया, भारतीय सैनिकों ने किया, भारत के लोगों ने किया। जो भी उन्हें अच्छा पैसा दे रहा है, बस वो लोग वहाँ चले जा रहे हैं, उनके लिए अपनी वफादारी निभा रहे हैं, पैसा, और आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और फिर उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपनी अंग्रेजी सेना न लगाकर भारत के ही सैनिकों को, भारत के जो लोग हैं वो अंग्रेज़ों की तुलना में कम पैसों में राजी हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय सेना के लोगों से, भारत के लोगों से अपनी एक सेना तैयार करी, मजबूत सेना, और अपने क्षेत्रीय प्रसार में लग गए। एक नए युग की उन्होंने प्रारंभ किया क्षेत्रीय प्रसार का। ठीक है, तो चलिए इसके बाद का अगली वीडियो में कराएंगे। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हुआ होगा जब बारिश तेज़ पड़ रही थी, और मैं भी थोड़ा सा लो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ अभी घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो मुझे धीरे ही बोलना पड़ रहा है। तो इसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार, इसको अगले वीडियो से कराते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।